गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के इस टाइम पर आप अपने घरों में लॉक तो रहिए मगर डाउन मत होइए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर मत करिए। आप खुद देखिए कि अगर एक शेर को अगर भूख लगती है तो उसको शिकार करना पड़ता है। वो शिकार, वो खाना उसके पास अपने आप नहीं आता। इसीलिए अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो लॉकडाउन के इस बहाने से आप अपनी पढ़ाई को कमज़ोर ना करें, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू जारी रखिए। इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो का, पीडीएफ का, ऑडियो नोट्स का फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। और आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का नाम देखिए बड़ा ही आसान है, शायद अब इसके नाम से ही पता चल जाएगा। पहला शब्द है मास, मतलब यहाँ पर कोई वेट की बात हो रही है। ऑलराइट। स्पेक्ट्रो मींस स्पेक्ट्रम, मेट्री, मेट्री का मतलब है कुछ मेजर करना। ऑलराइट। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपाउंड के एलिमेंटल और आइसोटोपिक कंपोजिशन को पता करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ढेरों एटम्स और एलिमेंट्स के बने होते हैं। ऑलराइट। सभी का कंपोजिशन एक बराबर नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन का यदि आप आइसोटोप देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो उसका मास होता है वो आपने नाम सुना होगा 12, 13 एंड 14। ऑलराइट। तो सभी का 12, 13, 14 ये तो होगा कार्बन का मास, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम है 6। सो इस टेक्निक के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मटेरियल में वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और यदि उस एलिमेंट का कोई आइसोटोपिक फॉर्म भी है तो हम उसको भी पता कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस टेक्निक को, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे कहा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम एलिमेंटल कंपोजिशन, हम आइसोटोपिक कंपोजिशन को पता कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये सब चीजें होंगी कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, शुरुआत कैसे होगा, हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, कैसे हम पता करेंगे कि ये टेक्निक मास स्पेक्ट्रोमीटर जो टेक्निक है, जो मशीन है स्पेक्ट्रोमीटर, वो कैसे हमको किसी भी सैंपल का, किसी भी कंपाउंड का एलिमेंटल और आइसोटोपिक कंपोजिशन बता पाएगी। हम किसी भी अननोन कंपाउंड कैसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल हमारा कुछ भी हो सकता है। सैंपल हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ऑलराइट। सैंपल हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस सैंपल का एमएस करने के लिए, एमएस का मतलब है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ऑलराइट। उस सैंपल का एमएस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है कि हमें अपने सैंपल को आयंस के रूप में बदलना पड़ता है। आयंस के रूप में, जैसे आप टेबल सॉल्ट देखिए, सोडियम क्लोराइड, ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें आयंस से मेरा मतलब क्या है। ऑलराइट। जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड मींस NaCl। अब इसमें आयंस कौन कौन से हो गए? Na+Cl नेगेटिव, ये दो आयंस मिल गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑलराइट। ऐसे ही आप देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड, K+Cl नेगेटिव, ये भी आयंस है। ऑलराइट। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारा सैंपल आयंस के रूप में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा सैंपल आयंस के रूप में नहीं होगा, हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे टेक्निक काम करती है, तो वहां पर आप समझ पाएंगे कि हमारा जो सैंपल है वो आयंस में होना जरूरी क्यों है। ऑलराइट। सो स्टूडेंट, एमएस में पहली कंडीशन तो ये कि हमारा सैंपल आयंस के रूप में होना चाहिए। ठीक है। आयंस हमारा जब हमारा सैंपल आयंस में जब बदल जाता है तो हम उस आयंस को एक चैम्बर के अंदर हम उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ियों में स्पीड को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेटर होता है। आप जैसे उसको ऐसा घुमाते हैं, स्पीड आपकी बढ़ जाती है। कार में भी आप देखिए एक्सेलरेटर का पैडल होता है, जितना आप एक्सेलरेटर के पैडल को प्रेस करते हैं वो कार उतनी ही स्पीड से जाती है। इसी प्रकार से हमारा सैंपल जब ये आयंस के रूप में जब बदल जाता है तो इस आयंस का जो फ्लो है, जो फ्लो की जो स्पीड है, इस स्पीड को बढ़ाने के लिए एमएस में एक्सेलरेटर होता है। ऑलराइट। और एक्सेलरेटर से गुजरने के बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम होता है
आयंस के फ्लो की जो स्पीड है उसको और ज़्यादा बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट करना। ऑलराइट, तो हमारा सैंपल आयंस के रूप में बदला, आयन से वो जब रूप बदल गया तो वो एक्सिलरेट हुआ, एंटर किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको स्पीड अप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करेगा, धक्का देगा। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर जानते हैं कि सभी आयंस का जो वेट है वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे कार्बन है, कार्बन के मैंने 3 फॉर्म आपको बताया, C12, C13 एंड C14। तो आप खुद सोचिए कि C12, C13 और C14 में ज़्यादा वेट किसका होगा। ये बहुत सीधी सी बात है कि जैसे देखिए कि अगर कोई एक इंसान किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बल्कि है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका ज़्यादा वेट है, तो अब अगर उस व्यक्ति को अगर वो धक्का देगा, ऑलराइट, तो जो धक्का देने वाला व्यक्ति है और जिस व्यक्ति को धक्का दिया गया तो वो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह अगर कोई दुबला पतला कोई व्यक्ति होगा और अगर वो उसको धक्का दे पूरे अपने दम से, पूरे प्रेशर के साथ, तो वो जो दुबला पतला व्यक्ति है वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल का वेट ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, और जिसका वेट कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ये एकदम वैसी चीज़ है कि अगर आप किसी बड़े पत्थर को धक्का दें, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, आप उसको धक्का देते हैं तो पत्थर को ज़्यादा दूर तक आप धक्का नहीं दे सकते, लेकिन एक छोटे से पत्थर को आप आसानी से हटा सकते हैं। ये वही चीज़ है कि वेट ज़्यादा होने की वजह से हम उसको ज़्यादा जोर से धक्का नहीं दे पाए, और वेट कम होने की वजह से किसी छोटे से पत्थर को हम आसानी से धक्का दे दिए। ऑलराइट, सो इसी चीज़ पर पूरी आधारित है ये टेक्निक, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अभी कैसे वर्क करती है इसके वर्किंग को हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस टेक्निक के 3 बहुत, जो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला होता है इसका आयोनाइजेशन का सोर्स। आयोनाइजेशन का सोर्स से मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो हमारे सैंपल को आयंस के रूप में बदलेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि एमएस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि हमारा सैंपल आयंस के रूप में होना चाहिए। आयंस के रूप में अगर नहीं होगा तो हम उसका जो भी हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। तो पहला एक आयोनाइजेशन का सोर्स होना चाहिए। दूसरा हमारा यहाँ पर होगा मास एनालाइजर। नाम से आप पता कर पा रहे हैं, मास एनालाइजर, एनालिसिस करने वाला। और लास्ट होता है हमारा इसमें डिटेक्टर। ये 3 हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। अब ये वर्क कैसे करता है उसकी बात करते हैं। ये मैं आपको एक सुपरफिशियली एक आउटलाइन सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि एमएस वर्क कैसे कर रहा है, ज़्यादा डिटेल में हम इस पर नहीं जा रहे हैं। सिंपली ये एक वो पॉइंट होगा जहाँ से हमारा जो वेपराइज्ड सैंपल है, ऑलराइट, हमारा सैंपल, वेपराइज्ड सैंपल, वो यहाँ से एंटर करेगा। जो हमारा सैंपल है वो इस पॉइंट से एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ होते हैं हमारे एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर है, यहीं पर हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेटर वगैरह भी होंगे। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ ऐसा निकल जाएगा। यहाँ पर हमारे लगे होते हैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इतना एरिया हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। यहाँ होते हैं हमारे डिटेक्टर, ये लास्ट जो हमारे ये है डिटेक्टर, और ये सब कनेक्टेड होते हैं हमारे डेटा रिकॉर्डर, एनालाइजर, वो सारे पार्ट आगे की ओर है। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सैंपल है वो आयंस के रूप में बदला, आयंस के रूप में यहाँ पर आया। अब ये हमारे पूरे आयंस यहाँ पर बदल चुके हैं, जितने भी जो भी हमारा सैंपल था ये आयंस के रूप में बदल गया है। इसको स्पीड अप करने के लिए हमारे एक्सीलरेटर है, हमारे आयंस यहाँ पर और स्पीड अप हो गए। स्पीड अप होने के बाद जैसे ही हमारे आयंस इस फील्ड में आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस आयंस के स्पीड को, फ्लो जो इसका स्पीड है उसको और बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर दिए। और जैसे हमारे आयंस यहाँ तक पहुंचे इस एरिया में, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है पर यहाँ हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे हमारे यहाँ पहुंचेंगे, हमने आपको पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा जो किसी पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करे, दूर करे।
ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया था पत्थर वाला एग्जांपल कि एक बड़ा पत्थर होगा, उसको एक ही एनर्जी के साथ यदि हम धक्का देते हैं तो उस पत्थर को हम ज़्यादा दूर तक धक्का नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई छोटा सा पत्थर होगा उसको हम आसानी धक्का दे सकते हैं क्योंकि उसका वेट कम है। इसी प्रकार से हमारे सैंपल में जिसका वेट ज़्यादा होगा वो यहाँ पर बस ज़्यादा दूर तक डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, वो करीब ऐसा जा सकता है, ऑलराइट, एक एरिया तक। जिसका वेट कम है, ठीक है, जो साइज में छोटा है, जिसका वेट कम है, उसका डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से होगा। हो सकता है वो यहां तक डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां शुरू होती है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड इतने पूरे एरिया में है। ये हमारे आयंस है, हमारा जो भी सैंपल है। अब इसमें जिसका वेट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ने धक्का तो दिया लेकिन इनका वेट ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा तक डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए और ये बस इतना ही डिफ्लेक्ट कर पाए, और जो वेट में हल्का था उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया। ऐसे जो इंटरमीडिएट होगा उसका डिफ्लेक्शन बीच में होते हुए, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे डिटेक्टर तक पहुंचेगी। डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट करेगा और ये निष्कर्ष निकालेगा, मींस एक लास्ट में एक आउटपुट जनरेट करेगा इनके डिफ्लेक्शन के आधार पर। देखिए, हमने अपने सैंपल को पूरी तरीके से आयंस के फॉर्म में बदल लिया, ऑलराइट। हमारे आयंस को फिर हमने एमएस में स्पीड अप किया, उनके फ्लो को स्पीड अप किया। स्पीड अप करने के लिए एक्सीलरेटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिफ्लेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा तो किसके वेट के अनुसार, ऑलराइट। वेट यदि कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, वेट यदि ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम। और ये सारा का सारा जो आयंस जो फ्लो कर रहे हैं इस पूरे ये जो चैम्बर जैसे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा डिफ्लेक्शन इस डिटेक्टर तक पहुंचता है और अंत में हमें एक रिजल्ट मिल जाता है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है और हम अपना जो भी सैंपल है जो स्टडी करने वाले हैं हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है एमएस की वर्किंग, एमएस का काम कि एमएस कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो आयंस को बदलता है। एक बात हम और बताना चाहते हैं कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल हमारे हमने 3 फेज बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर हमारा कोई सैंपल गैस के रूप में है तो गैस फॉर्म में सैंपल को आयोनाइज करने के लिए हम यहां पर केमिकल वेपराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। यदि हमारा सैंपल सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है, और सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में सैंपल को आयंस के रूप में यदि हमको बदलना है तो हम यहां पर इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, मतलब कि ESI, या तो हम ESI मेथड, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, या तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, सो शॉर्ट में अपन माल्डी भी कहते हैं, ऑलराइट। तो सॉलिड और लिक्विड सैंपल को आयोनाइज करने के लिए हम ESI या माल्डी मेथड का यूज करते हैं, और अगर गैस फॉर्म में है तो उसके लिए केमिकल वेपराइजेशन का यूज करते हैं, ऑलराइट। डिटेक्टर्स हमारे इन आयंस के डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करता है और हमें एक स्पेक्ट्रम जनरेट करता है जिसके आधार पर हम अपनी स्टडी कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत सुपरफिशियली चीज़ों को बताया है, इसे समझाने की कोशिश की है कि एमएस है क्या, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसे पूछे जरूर। थैंक यू सो मच।